जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैं एसके पुरोहित जीएस प्लेटफॉर्म से आप लोग को इसके पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन का वीडियोज है हमने एक बेसिक पॉइंट बताया था, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज हम उन्हीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और गहराई से समझेंगे, जानेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, क्या ये अचानक अस्तित्व में आ गया? नहीं, इसके पीछे भी कुछ रीजन, कुछ कारण हुए हैं, इसके पीछे इतिहास रहा है, इसलिए आज ये अस्तित्व में आए हैं। एजुकेटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारा जो भारत देश है ये कोई छोटा मोटा आइसलैंड नहीं है, बहुत ऑस्ट्रेलिया की तरह, कनाडा की तरह एक विशाल देश है। तो ऐसे देशों में एक संविधान को लिखना कोई मामूली बात नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश का विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो कि हमारा संविधान लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में जो भी समय लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, क्योंकि हमारा देश जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से लेकर के असम कामाख्या तक एक भौगोलिक दृष्टिकोण में फैला हुआ है। हमारे देश में अनेकों प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, अतः इतने बड़े देश में संविधान लिखना एक चुनौतीपूर्ण था। अतः हमारे संविधान लिखने में यही कारण है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, जो कि 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। अब हम देखते हैं एजुकेटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, जो कि प्राचीन काल में भी, इतिहास में भी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन हमने बताया कि पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन था, यानी कि पूरी की पूरी शक्तियां राजा के पास होता था, शासक के पास होता था। उन्हीं शक्तियों को बंटवारा करके एजुकेटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को बांट दिया गया। अगर वर्ल्ड में कहीं भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो अमेरिकी रेगुलेशन, फ्रेंच की रेगुलेशन की बात आती है, क्योंकि सबसे पहली बार अमेरिका के अंदर ही ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। तो समझते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसे अस्तित्व में कॉन्स्टिट्यूशन आया पूरे विश्व में। प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। प्राचीन काल में भी शासक थे जो बोलते थे वो संविधान है, मध्यकाल में थे, आधुनिक काल में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब इससे हमें इसमें एक वर्ड देखते हैं, ये पुनर्जागरण। क्या है? पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण से हम क्या समझते हैं, इसका क्या तात्पर्य है पुनर्जागरण का? इसका मीनिंग यही है, पुनर्जागरण हम अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में हम बोल सकते हैं कि पुनः जागना, पुनः जागना ही पुनर्जागरण है। पुनः जागना के मतलब अगर ये पुनः को हटा दिया जाए तो हो जाता है जागरण, अगर पुनः को हटा दिया जाए तो क्या होता है? जागरण। यानी कि हम जग तो रहे थे, हम जग रहे थे, कुछ ऐसा बीच में समय आया कि हम गलत रास्ते भटक गए, हमें ज्ञान नहीं हुआ सही बातों का, तो हम गलत रास्ते को भटक गए। और जब गलत रास्ते पर जब हम भटके तो हमें पुनः ज्ञान हुआ कि नहीं, ये गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हमारा सही रास्ता था वो पहले ही था। तो उसी विचारधाराओं को हम पुनर्जागरण के रूप में देख सकते हैं, यानी कि पुनः जागना। पुनः जागना ही पुनर्जागरण कहलाया। और जब पुनः जागने के बाद में हमें ज्ञान हुआ कि अगर
कोई हादसा हो रहा है, कोई घटनाएं घट रही है, तो क्यों घट रही है? इसके पीछे ना कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। तो यही पुनर्जागरण के जो हमारे फिलोसफर थे, जो इनके बारे में उन्होंने ज्ञान हासिल किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा अपनी मनमानी क्यों कर रहा है, और राजा को अपनी मनमानी नहीं करने देना चाहिए, और यही जन्म देती है वैज्ञानिक क्रांति को। यानी कि पुनर्जागरण ही क्या जन्म देती है? वैज्ञानिक क्रांति को। अब वैज्ञानिक क्रांति के बारे में समझेंगे। वैज्ञानिक क्रांति क्या है? तो वैज्ञानिक से तो समझ पता ही चल रहा है वर्ड से ही कि किसी भी बात को एक वैज्ञानिक तरीके से सोचना वैज्ञानिकता है। अलग समाज का कुछ पहलू देना हमारा वैज्ञानिकता है। और बात आती है क्रांति की, इसमें जो है वैज्ञानिक क्रांति है। तो क्रांति कहते किसे हैं? जैसे बक्सर का जो 1764 का, उसे हम युद्ध कहा गया, बट 1857 को क्रांति कहा गया। तो क्रांति का मेन उद्देश्य क्या है? क्रांति से हम समझते क्या है? अगर इसका डिफिनेशन लिया जाए क्रांति का, तो हम बोल सकते हैं कि क्रांति अधिकारों एवं संगठनात्मक संरचनाओं का मूल परिवर्तन है। क्रांति अधिकारों एवं संगठनात्मक संरचनाओं का मूल परिवर्तन है, मूलभूत परिवर्तन है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गहरा बदलाव ही, क्या? अचानक गहरा बदलाव ही क्रांति कहलाता है। जब सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों में अगर डिफरेंस पाया जाएगा, मतभेद पाया जाएगा, वही क्रांति उत्पन्न होती है। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में देखिए, भारतीयों के साथ में कितना मतभेद था। उच्च पद पर किसी को नौकरी नहीं दिया जाता था, उन पे कर लगाया जाता था, उनकी सामाजिक व्यवस्था अलग थी, हमारी संस्कृति व्यवस्था में अंतर पाया गया। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में जहाँ भी अगर अंतर उत्पन्न हो जाए, वहीं पे क्रांति शुरू हो जाती है। इस भाषा को हम क्या बोलते हैं? क्रांति। और वही था वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति में एक मध्य वर्ग, मिडिल क्लास के लोग पैदा होते हैं, जो कि व्यापार वाणिज्य वैज्ञानिक क्रांति से शुरू होती है, क्योंकि इन्हें ज्ञान हो गया था कि क्या गलत है, क्या सही है। कोई घटना है तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये भली भांति इन्होंने इस पर विचार करना वैज्ञानिक क्रांति से इन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे व्यापार वाणिज्य बढ़ जाता है, लोग एजेंट बनने लगते हैं, कंपनियां आने लगती है, लोगों का सोच बदलने लगता है। और यही से क्वेश्चन उठता है राजतंत्र के ऊपर, राजा के टैक्स प्रणाली के ऊपर। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम कमा रहे हैं, तो हम टैक्स राजा को क्यों दें, जो कि उस टैक्स का सही तरीके से पब्लिक तक, समाज तक न पहुंच रहा है, उसका कोई लिखित ब्यौरा नहीं हो, एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं है उस टैक्स को जनता तक पहुंचाने का, फायदा उठने का। तो यहाँ पे ऐसे अनेकों प्रकार की वैज्ञानिक क्रांति में क्वेश्चन राजा के ऊपर उठने लगे। और यही वैज्ञानिक क्रांति के जो हमारे चिंतक हुए, वो प्रबोधन काल के हुए। तो वैज्ञानिक क्रांति से जो चिंतक हुए, इसके बारे में जो उन्होंने विचार प्रकट किया, उन्होंने बोध ज्ञान प्राप्त किया, तो उसे हम प्रबोधन कहा गया। और इन्हीं प्रबोधन काल के कुछ फिलोसफर हैं मॉन्टेस्क्यू और रूसो। कौन है? मॉन्टेस्क्यू और रूसो। मॉन्टेस्क्यू का जन्म 1689, रूसो का 1712। मॉन्टेस्क्यू का जन्म 1689 और रूसो का 1712। इन्हीं प्रबोधन काल के चिंतक हमारे फिलोसफर थे मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉ में, इनका एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉ में, सिद्धांत दिया था पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और रूसो ने सिद्धांत दिया जनरल बिल का। क्या? जनरल बिल। रूसो ने कौन सा सिद्धांत दिया? जनरल
बिल का। जनरल बिल्स पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन के बारे में हमने बताया, जो मॉन्टेस्क्यू जी सिद्धांत दिए। इन्होंने बोला कि पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। ये हमारे मॉन्टेस्क्यू जी बोले थे। और इन्हीं विचारधारा को जैसे रूसो जी ने बताया जनरल बिल के बारे में, तब जनरल बिल समझते हैं। जनरल बिल क्या है? देखिए, अच्छी जो इच्छाएं हैं ना, वो हर किसी के अंदर वास करती हैं। बुरी इच्छाएं बहुत कम लोगों को वास करती है आत्मा में। अगर जनरली देखा जाए तो अगर 10 लोग से बोला जाए कि उसको मर्डर कर दिया जाए, तो उसमें से 7 लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, मर्डर करना अच्छी बात नहीं है। मात्र 3 लोग ही बोलेंगे ठीक है, उसको मर्डर कर दिया जाए। वही क्या हुआ? जनरल बिल हुआ। माने कि सामान्य इच्छा, जो पब्लिक की जो सामान्य इच्छा है, वो जनरल बिल हुआ। तो 7 लोग बोले हैं कि इसको मर्डर नहीं किया जाए, 3 लोग बोले हैं कि किया जाए। तो 7 लोग की संख्या ज़्यादा है, तो क्या इस पे कानून बना दिया जाए, उस पे कानून बना दिया जाए। ये रूसो का हमारा जनरल बिल का इन्होंने थ्योरी दिया। और मॉन्टेस्क्यू जी पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन को, क्योंकि पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन न हो, पावर ऑफ सप्रेशन हो। और इन्हीं के विचारधाराओं को, जो हमारे ये प्रबोधन काल के जो चिंतक हुए मॉन्टेस्क्यू रूसो, इन्हीं के विचारधाराओं से पब्लिक जागृत हुई। क्योंकि जो पहले क्या था, धर्म का काफ़ी वर्चस्व था, बढ़ावा था। 1550 में पुर्तगालियों द्वारा हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। सबसे पहले पुर्तगाली द्वारा प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। फिर वो 1556 में गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। तो इन प्रिंटिंग प्रेस द्वारा जितने धर्म के ठेकेदार थे, पादरी थे, वो अपने हित की बातें लिख करके जनता तक पहुंचाने लगे। कोई भी अपना समाज जो धार्मिक तथ्य को देखा जाए तो सभी अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो उन्होंने अपने धर्म के बढ़ावा देने के लिए प्रिंटिंग प्रेस से समाज तक, जनता तक पहुंचाने लगे। और इन्हीं पर विचार करके बोला गया कि ना, ऐसे क्यों होगा? क्योंकि जो धर्म है एक आस्था है। हम इसके प्रति किसी पे प्रेशर, जोर जबरदस्ती धर्म के पीछे हम नहीं डाल सकते हैं। एक आस्था है। तो वही प्रबोधन काल के हमारे मॉन्टेस्क्यू रूसो जी ने स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा, पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन को अलग थ्योरी दिया जाए, और जनरल बिल में बताया गया कि समान इच्छा पर कानून बना दिया जाए। और इन्हीं के विचारधारा हमें फ्रांसीसी रेगुलेशन में देखने को मिलता है। फ्रांसीसी क्रांति में हमें देखने को, फ्रेंच रेगुलेशन में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम अमेरिकी क्रांति पे, क्योंकि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, वो भी गुलामी के जंजीरों से बंधा हुआ था। वहाँ की जनता विद्रोह कर देती है कि नहीं, हम आज़ाद रहेंगे, फ्रीडम रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के गुलामी में नहीं रहेंगे। और इसी बात को लेकर के अमेरिकी क्रांति हो जाती है 4 जुलाई 1776। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हम आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भी हम चर्चा करेंगे, बट इसके पहले का बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे हमारा संविधान विश्व के अंदर अस्तित्व में आया, पहले हम इस बात को समझेंगे, उसके बाद हम फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे। तो अमेरिकी क्रांति 4 जुलाई 1776 को क्रांति वहां स्टार्ट हो जाती है, जहां के नेता थे थॉमस जेफरसन। कौन से नेता थे? थॉमस जेफरसन। जैसे हमारे यहाँ का महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र संग्राम करने को हमारे यहाँ नेता रहे, उस प्रकार से अमेरिकी रेगुलेशन में, अमेरिकी क्रांति में जो भूमिका निभाया थॉमस जेफरसन ने। फिर वहाँ फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ अमेरिका में 1787 को।
फिलाडेल्फिया सम्मेलन। देखिए अब फिलाडेल्फिया क्या है, फिलाडेल्फिया क्या है? ये अमेरिका का एक सभी शहरों में से एक, ये भी एक बड़ा शहर है जहाँ पे सम्मेलन हुआ। किस लिए? कानून बनाने के लिए, संविधान का निर्माण करने के लिए। तो उसे हम, जो फिलाडेल्फिया शहर था वहीं पर संविधान बनने के सम्मेलन हुआ, जिसे हम फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहते हैं। जैसे कि अगर बिहार में कोई सम्मेलन पटना में हो, मध्य प्रदेश में कोई सम्मेलन भोपाल में हो, तो बिहार का सम्मेलन जो पटना में हुआ है उसे पटना का सम्मेलन बोल सकते हैं। एमपी का, मध्य प्रदेश का सम्मेलन जो भोपाल में हुआ है उसे भोपाल का सम्मेलन बोल सकते हैं। उसी प्रकार अमेरिका का जो संविधान बनाने के लिए जो बैठक हुआ, जो सम्मेलन हुआ, वो फिलाडेल्फिया में हुआ, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा गया, जो 1787 में वो सम्मेलन बैठा था। फिलाडेल्फिया को हम वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फिलाडेल्फिया में काफ़ी इंजनों का आविष्कार बहुत जोर शोर से बड़े पैमाने पे चल रहा था वहाँ आविष्कार का, तो इसलिए फिलाडेल्फिया को हम वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कम्स टू माइंड, एग्जाम में आएगा कि थॉमस जेफरसन निम्नलिखित में से संबंधित है? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो क्या होगा? अमेरिका। क्वेश्चन अगर हमको, देखिए, अगर डिटेल पता है तो हम क्वेश्चन के लैंग्वेज कैसे भी बदले, कैसे भी घुमाए, हम नहीं घूमेंगे। अगर पूरा कॉन्सेप्ट हमें पता है तो हम क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, लैंग्वेज कैसा भी डालें हम उसे बता सकते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट, फैक्ट तो अब देखिएगा तो जितने बुक्स पढ़िएगा, जितने सेट बनाइएगा, फैक्ट्स मिलेंगे, बट कॉन्सेप्ट एक बार हासिल कीजिए आप। अगर कॉन्सेप्ट हासिल कर लीजिएगा तो फैक्ट आपको कोई मायना नहीं रखता है। फैक्ट के बारे में भी हम आएंगे, फैक्ट पे भी चर्चा करेंगे, पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ 1787 ईस्वी में, और संविधान लागू हो गया 1789। यानी कि सम्मेलन हुआ 1787 और 2 साल बाद संविधान लागू। जब तक रिलेट नहीं कीजिएगा चीज़ें याद हमें नहीं रहेगी। 1787, देखिए अगर यहाँ से रिलेट करते हैं, मॉन्टेस्क्यू का जन्म 1689 और 100 साल बाद अमेरिका में संविधान लागू 1789। आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, चीज़ को रिलेट करनी है तो 1689, 1689 मॉन्टेस्क्यू और 1789 संविधान लागू हो गया अमेरिका का। उसके बाद आता है फ्रेंच रेगुलेशन 1789। फ्रेंच रेगुलेशन, ये फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था अमेरिका के अंदर 1791 में, और फ्रेंच रेगुलेशन होता है 1789 को। देखिए यहाँ भी एक इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। संविधान जब अमेरिका में लागू हुआ 1789 और फ्रेंच रेगुलेशन क्रांति 1789, और फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया 1791 में अमेरिका के संविधान के अंदर। बात समझ में आई गई? वहाँ फंडामेंटल राइट को कब जोड़ा गया? 1791 में। अब देखते हैं द मैग्ना कार्टा। क्या? द मैग्ना कार्टा 1215 में जो ब्रिटेन के शासक थे जॉन, उन्होंने 1215 में अपनी जनता को सबसे पहली बार अधिकार दिया था। सबसे पहली बार उन्होंने 1215 में अपनी जनता को अधिकार दिया था, वो भी रिटन में, लिखित में, कि जनता का भी अधिकार रहेगा। तो कब दिए थे अधिकार जनता को? 1215 में किंग ऑफ इंग्लैंड जॉन, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। 1215 में जो अधिकार दिया गया उसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना
कार्टा के नाम से जानते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में अगर बताया जाए, पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट को, किसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, जो कि मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट को हिंदी में मौलिक अधिकार को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो 1215 में जॉन ने अधिकार दिया अपनी जनता को, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। अमेरिकी रेगुलेशन 4 जुलाई 1776। नेता कौन थे, थॉमस जेफरसन। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड लेते हुए हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आएंगे, जो कि एकदम डिटेल में आपको क्लास को दिया जाएगा और भली भांति चीज़ें आपको समझ में आए, डीपली से डीपली फैक्ट को, कंसेप्ट को आपको बताया जाएगा। जय हिंद।